अभी तक इकोनॉमिक सर्वे में हमने चैप्टर नंबर 3 एक्सटर्नल सेक्टर को डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, और उसके अंदर हमने देखा कि इंडिया का दूसरे कंट्री के साथ ट्रेडिंग कितना हो रहा है। लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। इसके अंदर हमने देखा था मनी क्यों रिक्वायर्ड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी क्या है इंडिया में, मॉनेटरी पॉलिसी हम इंडिया में लेके आते हैं, उसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो चैप्टर नंबर 4 में हमने मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट तक कर लिया था, जहां तक मुझे याद है ये सारा हमने कर लिया था। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब हमने कर लिया था। रिजर्व रेशियो, लास्ट हमने ये वाला स्लाइड देखा था, सही है? यस सर। ओके, तो अब हम यहां से देखते हैं, डेट इज जी सेक, और इसको हम कह सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जी सेक क्या होता है? से मुझे आपसे पैसा बोरो करना है, मैं आपको कहूंगा कि मुझे आप 1 करोड़ रुपीस दे दो, तो गारंटी क्या है कि मैं वो पैसे लेके भागूंगा नहीं। मैं आपसे 1 करोड़ रुपीस बोरो कर रहा हूँ चांसेस है कि मैं वो पैसे लेके भाग गया तो आपको तो लॉस होगा, तो आई हैव टू गिव समथिंग गारंटी। अब गारंटी दो तरीके से होता है। एक गारंटी होता है कोलेट्रल, मैंने आपके पास कुछ गिरवी रख दिया, जैसे मेरे पास फ्लैट है, मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास व्हीकल है, मैंने आपके पास इससे कोलेट्रल रख दिया, गिरवी रख दिया, तो दिस इज वन वे ऑफ गारंटी। सेकंड गारंटी हो गया रिटर्न एश्योरेंस। लाइक मैं कहूंगा कि मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के आपको देता हूँ, मैं आपको पोस्ट डेटेड चेक दे देता हूँ, तो इट विल सर्व एज ए गारंटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है कि जो पैसा देता है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर मतलब कोई भी प्राइवेट बिजनेस हो सकता है, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल हो सकता है, और डेप्टर कौन होगा? डेप्टर होगा गवर्नमेंट। सो कोई कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी, जैसे इंडियन ऑयल है, ओएनजीसी है, एलआईसी है, कोई म्युनिसिपालिटी है, से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, कोई स्टेट गवर्नमेंट है या सोवरेन गवर्नमेंट ऑल ओवर इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को से मनी चाहिए, तो कोई भी प्राइवेट बिजनेस है, से टाटा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मनी देगा, उसके लिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड पेपर को परचेज करेगा। सो टाटा ने मनी दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एंड रिटर्न में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बॉन्ड पेपर दिया। अब बॉन्ड पेपर क्या है? से आज टाटा ने 100 करोड़ रुपीस दिया गवर्नमेंट को, मे बी 10 ईयर के बाद टाटा से 120 करोड़ उसको गवर्नमेंट रिटर्न करेगी, डेट इज अमाउंट प्लस सम इंटरेस्ट रेट। सो बॉन्ड पेपर नथिंग बट एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे हम लोन लेते हैं वैसे ही गवर्नमेंट भी लोन लेता है। जैसे अभी गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन के लिए, गवर्नमेंट को सेंट्रल विस्टा बनाने के लिए गवर्नमेंट रिक्वायर्ड मनी, सो उसके लिए गवर्नमेंट मार्केट से लोन लेता है, और उसको हम बॉन्ड कहते हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। सो बॉन्ड इज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एट विच इन्वेस्टर loan money to the entity is government, which borrow fund for defined period at variable or fixed rate of interest. Fixed rate of interest जैसे 10% rate of interest पे लोन देंगे। वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? लाइक 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैंने लोन दिया किसी को, बट इन्फ्लेशन मेरा अगर 11% पे इंक्रीज हो रहा है तो मुझे तो नुकसान है, बिकॉज 100 रुपीज का आई एम गेटिंग 110 रुपीज, बट आई हैव टू स्पेंड 100 रुपीज का 111 रुपीज, बिकॉज इन्फ्लेशन इज 11%। तो अब बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चलता है? बहुत सारे बैंक ऐसे नए नए इंस्ट्रूमेंट लेके आए हैं, उन्होंने कहा कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा डेट इज इन्फ्लेशन प्लस say 2%. So if inflation is 6%, rate of interest will be 8. If inflation is say 9%, rate of interest will be 11. तो इसको हम कहते हैं inflation adjusted interest rate. तो bond can be at fixed rate of interest, bond can be at variable rate of interest. बॉन्ड डिफरेंट टर्म के लिए होता है, डिफरेंट टेन्योर के लिए होता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर बॉन्ड है तो उसको हम ट्रेजरी बिल कहते हैं,
इट इज लेस देन 1 ईयर का इसका टेन्योर होता है। लॉन्ग टर्म उसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी कहते हैं, 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। 3 टाइप के बिल हैं हमारे पास, एक है ट्रेजरी बिल, दूसरा है कैश मैनेजमेंट बिल एंड थर्ड है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये जस्ट टेन्योर में डिफरेंस है। टेन्योर मींस पीरियड, मींस ड्यूरेशन, और इसको टेक्निकल टर्म में हम कहते हैं दैट इज टिनोर। तो ये टिनोर में सिर्फ डिफरेंट है। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के डिफरेंट टाइप, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल एंड डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये जस्ट टेनर में डिफरेंट है, डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए हम लेते हैं। ट्रेजरी बिल 3 टेनर में आता है। 91 डे के लिए गवर्नमेंट ले सकता है, 91 डे मल्टीप्लाई बाय 2 182 डेज के लिए ले सकता है, 182 मल्टीप्लाई बाय 2 364 डेज के लिए ले सकता है, मींस लेस देन 1 ईयर। सो टी बिल गवर्नमेंट इशू करता है मार्केट से मनी रेज करने के लिए फॉर लेस देन 1 ईयर, एंड दिस इज बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट जहां पे गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म अपने मनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, शॉर्ट टर्म डेप्ट को सॉल्व करता है। शॉर्ट टर्म डेप्ट लाइक डे टू डे मैनेजमेंट के लिए, कोई कैलामिटी आ गया, कोई डिजास्टर आ गया तो उसको मैनेज करने के लिए। ये जीरो कूपन सिक्योरिटी होता है और इस पे हम कोई इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं। तो अगर हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ऐसे होता है, गवर्नमेंट 100 रुपीज का टी बिल इशू करता है और जो इसको परचेज करते हैं उसको गवर्नमेंट कहता है कि आप इसको 70 रुपीज में परचेज कर लो, और जब ये मैच्योर होगा आफ्टर 91 डेज तो वी विल पे यू 100 रुपीज। सो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कहती है कि 100 रुपीज का बॉन्ड है वी विल पे 110 रुपीज। गवर्नमेंट इसको डिस्काउंट रेट पे ऑफर करती है और जब ये मैच्योर हो जाता है तो गवर्नमेंट इसका फुल पेमेंट करती है। 100 rupees का बॉन्ड पेपर गवर्नमेंट विल इशू एट 70 rupees फॉर एग्जाम्पल, एंड जब ये मैच्योर हो गया तो यू विल गेट 100 rupees। दूसरा कैश मैनेजमेंट बिल है, तो ये टी बिल से भी कम छोटा होता है, तो लेस देन 91 डेज। ट्रेजरी बिल 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, ये लेस देन 91 डे है, तो वेरी वेरी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। डेटेड सिक्योरिटी, कैश मैनेजमेंट बिल एंड ट्रेजरी बिल, इसको हम डिस्काउंट पे ऑफर करते हैं और जब ये मैच्योर हो जाए तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम इसको इन कैश कर सकते हैं। बट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको हम इंटरेस्ट रेट पे ऑफर करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। से 100 रुपीज गवर्नमेंट ने लोन लिया, सो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो गया दैट इज 20%। सो मे बी आफ्टर 5 ईयर गवर्नमेंट को 120% रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है या फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग मीन्स वेरिएबल। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन। इसका टेनर है फ्रॉम 5 ईयर से लेके 40 ईयर तक का, कुछ भी हो सकता है, 6 ईयर, 7 ईयर, 9 ईयर, 31 ईयर। सो लॉन्ग टर्म लोन होता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट बिल, मीडियम टर्म लेस देन 1 ईयर ट्रेजरी बिल, एंड डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म। उसके बाद जी सेक, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना इशू किया है, तो एवरेज अगर अभी लोगे तो इट इज अराउंड 6% का एवरेज आ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो भी डेटा होगा उस डेटा को यूज करके जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न कि कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा जी सेक इशू करेगा, विच मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मोर रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। से गवर्नमेंट है, ये हमने बजट में भी डिस्कस किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मनी कहाँ से आता है, हाउ गवर्नमेंट ऑन इनकम। फर्स्ट है टैक्स से, सो गवर्नमेंट जीएसटी इंपोज करेगा, गवर्नमेंट इनकम टैक्स इंपोज करेगा और वहां से मनी अर्न करेगा। सेकंड प्रॉफिट से, गवर्नमेंट की कंपनी है ओएनजीसी, एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उससे प्रॉफिट हो रहा है, गवर्नमेंट का इनकम इंक्रीज हो रहा है। थर्ड, गवर्नमेंट ने लीज पे अपने बहुत सारे एसेट दिए हैं लोगों को, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट 100 ईयर का लीज,
मुंबई एयरपोर्ट 50 ईयर का लीज, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे अपने एसेट लीज पे दिए हैं, तो वहां से रेंट आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को लोन दिया है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट पे कर रहा है। से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नाइजीरिया को 100 करोड़ का लोन दिया एंड एवरी मंथ नाइजीरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 10 करोड़ का इंटरेस्ट दे रहा है। ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनकम है। लेकिन यहां से भी अगर हम अपने एक्सपेंडिचर को मैच नहीं कर पाते हैं, से इंडिया का एक्सपेंडिचर है डेट इज से 200 करोड़, बट इन सब से हम सिर्फ 150 रुपीज ही इकट्ठा कर पाते हैं, कलेक्ट कर पाते हैं, तो देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेप्ट में जाएगा, वो दूसरों से लोन लेगा। लोन विथ पीपल लिविंग इन इंडिया, सॉरी लोन फ्रॉम पीपल लिविंग इन इंडिया एंड लोन फ्रॉम अब्रोड। तो गवर्नमेंट अपने कैश शॉर्टफॉल को ब्रिज करने के लिए, कैश शॉर्टफॉल को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट डेप्ट लेता है। मोर डेप्ट ऑफ गवर्नमेंट, लेस एंड लेस इनकम इज ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अभी 50 करोड़ का गवर्नमेंट डेप्ट ले रहा है, से गवर्नमेंट का इनकम रिड्यूस होके हो गया 100 करोड़, तो अब गवर्नमेंट को डेप्ट लेना पड़ेगा 100 करोड़ का। गवर्नमेंट का इनकम फर्दर डिक्रीज हो गया 70 करोड़, नाउ 130 करोड़ का गवर्नमेंट को डेप्ट लेना पड़ेगा। तो लेस एंड लेस इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट, मोर एंड मोर गवर्नमेंट डेप्ट लेगा। GSEC is one type of a debt instrument. अगर ये increase होता है, which means government is not earning good money, and so government has to rely on the debt instrument. But अभी 6% है, which is manageable. Now, banking sector है। बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कौन से लॉ हैं, क्योंकि इंडिया में बैंक को मैनेज करने के लिए, मनी को मैनेज करने के लिए वी हैव बैंक्स। बैंक मनी को ज्यादा रिलीज करता है मार्केट में, या मार्केट से मनी को विड्रॉ करता है, और जिससे मनी का फ्लो मेंटेन होता है। सो बैंक इज नथिंग बट फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज है। से पर्सन ए है, वो बैंक में मनी डिपॉजिट करता है, बैंक इसको किसी बिजनेसमैन को लोन देती है। सो बैंक के पास तो कहीं से पैसा है नहीं, बैंक के पास पैसा कहाँ से आया? पर्सन ए ने डिपॉजिट किया और बैंक पर्सन बी जो बिजनेसमैन है उसको लोन दे रही है। तो बैंक ऐसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी की तरह वर्क करता है। मेरे पास रिसोर्सेस है, आई कैन नॉट मैनेज माई रिसोर्सेस माई सेल्फ, सो मैं बैंक को रिसोर्सेज देता हूँ कि वो मेरे रिसोर्सेज को मैनेज करें, मेरे रिसोर्सेज को ग्रो भी करें। दो टाइप का हमारे पास फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज है, एक बैंक है और दूसरा है नॉन बैंक। जो नॉन बैंक होता है उसको नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी हम कहते हैं। बैंक के अंदर आप मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं, जब चाहें आप मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं, जब चाहें आप मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। मनी को हम कैसे विड्रॉ कर सकते हैं? एटीएम कार्ड के थ्रू। मनी को विड्रॉ कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। सो डिपॉजिट इज ऑल्सो अलाउड, विड्रॉल इज ऑल्सो अलाउड। बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में इसमें मनी आप डिपॉजिट कर सकते हो, जब चाहो तब डिपॉजिट कर सकते हो, बट विथड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जैसे अब म्यूचुअल फंड है, मैंने म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया और उसका लॉक इन पीरियड है से 3 ईयर का, तो 3 ईयर से पहले उस मनी को मैं विड्रॉ नहीं कर सकता। तो म्यूचुअल फंड हुआ या शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया, या फिर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है या पोस्ट ऑफिस है, तो वहां से आप मनी को विड्रॉ नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू योर विल। आप मनी को तब विड्रॉ करेंगे, या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो गया, तब विड्रॉ करेंगे कि व्हेन आपका मैच्योरिटी हो जाता है। इंडिया में बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास 2 एक्ट हैं, एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ था अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर हुआ था, उसके अंदर आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था। नाउ आरबीआई का फंक्शन क्या है? 1935 में आरबीआई का सेटअप हुआ था अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आरबीआई का पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, करेंसी को प्रिंट करता है, करेंसी को इशू करता है और इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो नो करेंसी इज वैलिड इन इंडिया एक्सेप्ट अगर वो आरबीआई से नहीं आया है। सो इशूइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी फॉर करेंसी इन इंडिया।
currency can be in coin, currency can be in note, currency can be other digital currency also. अभी इस साल अप्रैल में फाइनेंस मिनिस्ट्री क्रिप्टो करेंसी एंड अदर डिजिटल करेंसी के लिए भी वो एक बिल लेके आए हैं उसको रेगुलेट करने के लिए। इंडिया में जितने भी बैंक हैं सॉरी, इंडिया में जितने भी बैंक है उसको स्टेबलाइज करता है, उसको रेगुलेट करता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया, कोई कोऑपरेटिव बैंक है, उसको आरबीआई रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है कि ये अपने सारे रिजर्व प्रॉपर वे में मेंटेन करता है या नहीं करता है, प्रॉपर वे में इसका फंक्शन है या नहीं है, उसको मैनेज करता है। आरबीआई इज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास सारा का सारा मनी खत्म हो जाता है तो आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा देता है। कोई मुझे बता पाएगा आरबीआई का फुल फॉर्म है डेट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये रिजर्व क्या है? ये रिजर्व क्या है? रिजर्व, आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो व्हाट इज दिस रिजर्व? सर इंडिया की जो मनी सर एक एक करके बोलो। यस ट्विंसी, पहले आप बोलो फिर। सर मे बी इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व एंड फॉरेन एक्सचेंज जो आरबीआई के पास रहते हैं, दैट्स वेयर द वर्ड रिजर्व इज यूज्ड। ओके, दिस इज पार्शियली Gold करेक्ट, दिस इज पार्शियली करेक्ट। Okay. ओके, और कोई कुछ बोल रहा था? कोई और बता पाएगा रिजर्व? Good morning, sir. यस, गुड मॉर्निंग। Sir, reserve of gold and mainly all those items. For example, if the country is unable to pay the debt, the total amount of currency which is printed by the country, then an amount equal to that should be within the reserve that should be held by RBI. So that is the reserve, total amount of money. करेक्ट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व का डेफिनेशन है वॉट एवर अमाउंट ऑफ करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है, इक्विवेलेंट टू दैट वी शुड हैव एसेट। एसेट शुड बी सम बॉन्ड पेपर, एसेट शुड बी लैंड, एसेट शुड बी gold, asset should be some other asset should be some other property, ये होना चाहिए। IMF का रिजर्व होना चाहिए। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसको आरबीआई मैनेज करता है। तो अभी के टाइम पे हम देखें तो अराउंड 20-30 लाख जो रुपीज है वो आरबीआई के पास रिजर्व है। 2019 अक्टूबर में कंट्रोवर्सी इरप्ट हुआ था, तब आरबीआई के गवर्नर मिस्टर उर्जित पटेल थे, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज यूजिंग ऑल द रिजर्व ऑफ आरबीआई under section 8 of RBI Act, and this is not a sound economic idea because future में अगर कोई क्राइसिस आएगा we will be left with no money। तो इंडिया का जो भी एक्स्ट्रा मनी है या इंडिया का जो लाइबिलिटी के इक्विवेलेंट मनी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करके रखता है। दैट्स व्हाई इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब इसका क्रिएशन हो रहा था तो देयर वर डिस्प्यूट कि हम इसका नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रखते हैं क्योंकि ये इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है, पर लोगों ने कहा कि नहीं, जो इसका फंक्शन है उसके अकॉर्डिंगली हम इसका नेम रखते हैं। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम। सो इट इज बैंकर ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको मनी दे नहीं रही है, कोई फॉरेन कंट्री उसको पैसा नहीं दे रही है, तो लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के पास आएगी और आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प करने का ट्राई करेगी। इट डिटरमाइन क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडिया में रेपो रेट कितना होगा, रेपो रेट डिटरमाइन करेगा इंडिया में लोन के इंटरेस्ट रेट को। सो ये आरबीआई डिटरमाइन करता है। ये इन्फ्लेशन के रेट को स्टेबलाइज करता है एंड रूपी के एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करेगा। एक्सचेंज रेट लाइक रूपी इन कंपैरिजन विथ डॉलर। से अभी $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है। आरबीआई को ऐसा लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, रूपी को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आरबीआई के पास जितना भी डॉलर है आरबीआई मार्केट में सेल कर देगी। जब सेल कर देगी तो रूपी अब $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज हो गया, बिकॉज मार्केट में डॉलर का फ्लो इंक्रीज हुआ। आरबीआई को लगता है कि अभी हमें रूपी के प्राइस को डिप्रिशिएट करना है, तो आरबीआई क्या करेगी, मार्केट से बहुत सारा डॉलर परचेज कर लेगी और अब ये हो जाएगा 90 रुपीज। सो इंडिया में एक्सचेंज रेट
मार्केट भी डिसाइड करता है, इंडिया में एक्सचेंज रेट सेंट्रल बैंक भी डिसाइड करता है, विच इज आरबीआई. सो स्टेबलाइजिंग, और जब मार्केट के हिसाब से एक्सचेंज रेट चेंज होता है, डेट इज नोन एज डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन. और जब कंट्री खुद अपने एक्सचेंज रेट को चेंज करता है, डेट इज नोन एज डीवैल्यूएशन. सो फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबलाइज करना, मेंटेन करना. एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे आरबीआई इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को डिटरमाइन करता है, क्रेडिट पॉलिसी को डिटरमाइन करता है, सेम वे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड के मॉनेटरी पॉलिसी को डिटरमाइन करता है. देन परफॉर्मिंग डेवलपमेंट फंक्शन. डेवलपमेंट फंक्शन जैसे एक इसका डेवलपमेंट फंक्शन है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. कोई भी बैंक जितना भी लोन देती है उसका 40% उसको प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा लोन. अब प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटी, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर है. दैट इज लोन फॉर डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट फंक्शन भी परफॉर्म करता है. और आरबीआई ने मल्टीपल इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया. आईडीबीआई जिसको अभी एलआईसी मेंटेन करता है, सिडबी, नबार्ड, एनएचबी, ये सारे इंस्टीट्यूशन को आरबीआई ने क्रिएट किया. सो आरबीआई इज अ फुलक्रम फॉर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. आरबीआई जितना इंडिपेंडेंट होगा, जितना रोबस्ट होगा, उतना ही इंडिया में बैंकिंग नेटवर्क स्ट्रांग होगा, उतना ही बैंकिंग नेटवर्क बहुत ही ज्यादा से यू कैन से एफिशिएंट होगा. बैंकिंग सिस्टम के बारे में मैं शॉर्ट में इसका इंपॉर्टेंस बताऊं. जैसे हम इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर पे देखते हैं, बॉर्डर विद पाकिस्तान, बॉर्डर विद चाइना, बॉर्डर विद बांग्लादेश, वहाँ पे आर्मी के लोग, हमारे डिफेंस के फोर्सेस, एयरफोर्स, और अगर कोस्टल एरिया है तो नेवी, वो उसको मैनेज करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं. वैसे ही इंडिया को इंटरनली बैंकर्स प्रोटेक्ट करते हैं. अगर बैंक कोलैप्स हो गया, इंडिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा और वो फिर हैवोक लेके आएगा. तो जस्ट लाइक physical protection is provided by defense force, in the same manner economic protection of country is provided by banking system. and उस banking system का head इंडिया में है, that is Reserve Bank of India. till now कुछ doubt है you can ask, फिर आगे move करते हैं. सर ये एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप ये समझाएंगे एक बार? देखो इसमें ऐसा है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पूरे वर्ल्ड के मॉनेटरी पॉलिसी को डिटरमाइन करता है कि बैंक का रिजर्व कितना होना चाहिए, बैंक को इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड करना चाहिए. तो पूरे वर्ल्ड का जब ये डिसाइड करेगा तो डिफरेंट कंट्री आईएमएफ में रिप्रेजेंटेशन होगा. तो इंडिया की तरफ से आरबीआई आईएमएफ में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और वो बताएगा कि इंडिया के कंसर्न क्या है. नो दिस पॉलिसी विच यू हैव प्रिस्क्राइब्ड, दिस पॉलिसी इज नॉट गुड. जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस होता है, इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर वहां पे जाते हैं. तो वैसे ही आईएमएफ में आरबीआई के गवर्नर रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को. तो सर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? डिफरेंस है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये वर्ल्ड लेवल पे मॉनेटरी पॉलिसी को डिटरमाइन करता है, जो आरबीआई करता है. और वर्ल्ड बैंक का काम है ये वर्ल्ड में डेवलपमेंट फंक्शन को करता है. अब डेवलपमेंट फंक्शन क्या है? जैसे कोई वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, वो कह रहा है कि हमारे पास मनी ही नहीं है और हमें वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने के लिए मनी चाहिए, तभी तो हम एशिया में, अफ्रीका में, दूसरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे. तो वो वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा और वर्ल्ड बैंक उसको सॉफ्ट लोन देगा. सॉफ्ट लोन क्या होता है? से नॉर्मल बैंक उसको लोन दे रहा है एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बट इसको वर्ल्ड बैंक लोन देगा एट 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वेरी लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है. और दूसरा इसका पेइंग पीरियड भी बहुत ज्यादा होगा, से 50 ईयर्स में ये इसको पे कर सकता है. तो वर्ल्ड बैंक का बेसिक पर्पस है डेवलपमेंट फंक्शन. से कश्मीर में इंडिया को ब्रिज बनाना है, वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करेगा एंड वर्ल्ड बैंक हमें सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करेगा. सो वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट फंक्शन को देखता है, जैसे ये वाला फंक्शन है. और आईएमएफ वर्ल्ड के मॉनेटरी पॉलिसीज को डिसाइड करता है इन कंसल्टेशन विद मेंबर कंट्री. ओके, तो सर मतलब जो आईएमएफ है
वो वर्ल्ड बैंक को भी मतलब गाइड कर सकता है कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, वर्ल्ड बैंक को क्यों गाइड करेगा? वर्ल्ड बैंक का मनी रिलेटेड कोई फंक्शन ही नहीं है ना। देखो वर्ल्ड बैंक कैसे ऑपरेट करता है, एक लार्ज ट्रस्ट है वर्ल्ड बैंक, इसको आप ऐसे देखो, इसमें कंट्रीज मनी डोनेट करती है और वर्ल्ड बैंक फिर डोनेशन देता है किसी कंट्री को। तो ये एक लार्ज ट्रस्ट एनजीओ की तरह वर्क करता है। इसका बैंकिंग, इसका नाम देखो बैंक है, बट बैंकिंग जैसा फंक्शन नहीं करता है। ये मनी का एलोकेशन करता है डेवलपमेंट फंक्शन के लिए, और बेसिकली ये मनी कहीं से अर्न नहीं करता, लोन देके मनी नहीं अर्न करता, बट ये डोनेशन से इसके पास मनी आता है। तो यहाँ पे बैंक जो नाम है ना वो मिसलीड कर देगा। वर्ल्ड बैंक बेसिकली डेवलपमेंट फंक्शन है उसका। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ, इसको आप ऐसे देखो कि जैसे हमारे घर में पिगी बैंक होता है, तो पिगी बैंक में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे सेविंग्स है उसको हम उसमें डिपॉजिट करते हैं, और फिर जब हमें लगता है कि कभी रिक्वायरमेंट है तो हम उसको ब्रेक कर लेते हैं और उसमें से मनी निकाल लेते हैं। बट वो बैंक थोड़ी है, जैसे आज मैंने उसके अंदर 100 रुपीज डाला, ऐसा थोड़ी है कि 5 साल के बाद वो 120 रुपीज हो जाएगा। मनी तो एज इट इज ही है ना। तो बट वहां पे बैंक नाम मिसनोमर है, हम उसको स्टोर कर रहे हैं मनी को। दैट इज नॉट अ बैंकिंग थिंग, क्योंकि बैंक में तो मनी ग्रो होता है, वहां पे तो मनी ग्रो नहीं हो रहा है। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक के लिटरल नेम से मत जाना, इट हैज ओनली डेवलपमेंट फंक्शन। सर जैसे अभी आपने वो वाला बताया था जी से कि यील्ड वाला एक हाँ, सेकंड ग्राफ दिखा सकते हैं? ये वाला। जैसे हमने देखा कि 8.5 तक ये ग्राफ गया था। हाँ, बट सर इसका मतलब होता है कि मतलब गवर्नमेंट की इनकम अच्छी नहीं हो रही है, बट अभी जैसे 6% है जो कि कंपैरेटिवली बहुत सही है। हाँ। तो सर डज इट मीन गवर्नमेंट की इनकम सही हो रही है, इवन दो हम लोग ये देखते हैं कि एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर जो हमारे बजट में होता है वो तो मतलब उस हिसाब से नहीं है। नहीं, मतलब इसको आप देखो ऐसे कह सकते हो, से 2011 का मैं देख रहा हूँ, गवर्नमेंट का इनकम है 200 करोड़, बट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया 300 करोड़, है ना। सो गवर्नमेंट को अब यहाँ पे दिस इज इनकम एंड दिस इज एक्सपेंडिचर, तो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को 100 करोड़ जी सेक के थ्रू मैनेज करना पड़ा। नाउ टेक द केस ऑफ 2021, गवर्नमेंट का इनकम है 150 करोड़, ओके, एंड गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है 100 करोड़। तो नाउ यहाँ पे गवर्नमेंट को शॉर्टफॉल को फिल करने के लिए 50 करोड़ का जीसेक लेना पड़ेगा। तो परसेंटेज वाइज यू कैन से यस, जीसेक हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अर्लियर हम 100 करोड़ के लिए इशू करते थे, नाउ वी आर इशूइंग फॉर 50 करोड़, बट लुक एट द एब्सोल्यूट नंबर, यहाँ पे 150 करोड़ था, यहाँ पे अब एक्सपेंडिचर हमारा डिक्रीज हो गया। तो ये क्या होता है, जस्ट परसेंटेज इंडिकेट करता है। परसेंटेज डजंट मीन कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू का भी एक पिक्चर बताएगा। तो जीसेक को खाली देख के परसेंटेज यू कैन नॉट से कि गवर्नमेंट का इनकम रोबस्ट है या इनकम रोबस्ट नहीं है, यू कैन नॉट से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डेप्ट इज गुड। लाइक आपने 12th अभी क्लियर किया और उसके बाद आप मार्केट में जॉब लेने के लिए जा रहे हैं, तो आपको 10,000 का जॉब मिलेगा। आपने क्या किया, एजुकेशन लोन ले लिया और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, और ग्रेजुएशन करने के बाद आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपको 50,000 का लोन 50,000 का जॉब मिल रहा है, और आपने ग्रेजुएशन करने के लिए 5 लाख का लोन लिया था। ऑल्दो 5 लाख का डेब्ट आपके ऊपर है, बट सी योर इनकम हैज इंक्रीज्ड, बट से आपने लोन लिया मार्केट से जस्ट टू रिनोवेट योर हाउस या जस्ट टू परचेज टीवी, मोबाइल और स्कूटर, तो वो मनी वेस्ट है। सो डेप्ट किस पर्पस के लिए लेते हैं वो भी डिटरमाइन करता है। अगर डेप्ट अपने आप को डेवलप करने के लिए, एसेट को क्रिएट करने के लिए लेते हैं, इट इज अ वेरी गुड डेप्ट, बट डेप्ट डे टू डे एक्सपेंडिचर के लेते हैं तो दैट इज नॉट गुड। ओके, थैंक यू सर। कुछ और डाउट किसी को? जीरो कूपन, किसका? जीरो कूपन का जीरो कूपन का मतलब ये होता है कि जैसे 100 करोड़ का बॉन्ड पेपर है, तो इसको हम या तो 100 करोड़ में सेल करेंगे या तो 100 करोड़ से कम में सेल करेंगे, इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं जीरो कूपन। ओके सर, तो इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं होता है? नहीं, इंटरेस्ट नहीं होता, इसको हम डिस्काउंट रेट पे ऑफर करते हैं।
जैसे कि जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको कि लैपटॉप है 40,000 का, मैंने आपको क्या किया 40,000 में नहीं दिया, क्योंकि मैं 40,000 में आपको दूंगा तो आप 45,000 में सेल करोगे, मैंने आपको 30,000 में दे दिया और मैं कहूंगा कि आप चाहो तो 40,000 में इसको सेल कर सकते हो, तो आपको तो गेन हो गया ना, मैंने डिस्काउंट रेट पे ऑफर किया तो। ओके सर, तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है, सॉवरेन बॉन्ड्स जो होते हैं हाँ वो सर वो भी इन्फ्लेशन 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 की वजह से उसका जो इंटरेस्ट रेट का चेंज होता है जिस कंट्री से लेते हैं, किसका, ये सोवरेन लोन का? सॉवरेन बॉन्ड। हाँ, उसका सोवरेन बॉन्ड तो ये होता है कि जैसे इंडिया बॉन्ड इशू कर रहा है और दूसरे कंट्री उसको खरीदते हैं, तो उसके अंदर इंटरेस्ट रेट होता है, क्योंकि वो क्या है कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है। इंटरेस्ट रेट किसके लिए नहीं होगा, जो 1 ईयर से कम के लिए हम लेते हैं उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं होता, लेकिन जो लॉन्ग पीरियड के लेंगे तो उसमें इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मसाला बॉन्ड लॉन्च किया था 2016 में, तो मसाला बॉन्ड, मसाला का हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करो तो स्पाइसेस है, तो मसाला बॉन्ड हमने लॉन्च किया था लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट होता है, शॉर्ट टर्म में नहीं होता। तो सर इसका जो इंटरेस्ट रेट है जो इसका प्रॉफिट जिस कंट्री को मिलता है, हाँ वो उस कंट्री में जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उसके हिसाब से मिलेगा उसको कि नहीं? नहीं, अब वो डिपेंड करता है ना कि किस पे डिसाइड हुआ। जैसे एक होता है फिक्स, कि फिक्स हमने कह दिया कि इन्फ्लेशन रेट कितना भी जाए, जैसे इन्फ्लेशन रेट अगर 10% है या 20% है, डजेंट मैटर, आपको 4% का ही रिटर्न मिलेगा, तो ये हो गया फिक्स इंटरेस्ट रेट जब डिसाइड हुआ तब। दूसरा होता है वेरिएबल, तो इंटरेस्ट रेट प्लस 2%, इंटरेस्ट रेट प्लस 3% है, तो ये सब डिपेंड करता है कि जब बॉन्ड को हमने सेल किया तब टर्म्स एंड कंडीशन क्या था। ओके सर। कुछ और डाउट किसी को? ओके, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। इंडिया में बैंक शेड्यूल बैंक है, अनशेड्यूल बैंक है। अनशेड्यूल बैंक मींस दोस हु आर नॉट रेगुलेटेड, और जो अभी अनरेगुलेटेड बैंक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पेटीएम बैंक या अमेजोन पे, तो इन ये सारे जो पेमेंट बैंक है या पेमेंट पोर्टल है अभी तक अनरेगुलेटेड है। शेड्यूल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक तो एसबीआई है और उसके एसोसिएट, बट अब एसबीआई का कोई एसोसिएट बैंक नहीं है, सारे मर्ज हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, वो सारा मर्ज हो गया। दूसरा नेशनलाइज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद फॉरेन बैंक, बार्कलेज बैंक, सिटी बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड अदर शेड्यूल कमर्शियल बैंक लाइक एक्सिस बैंक है, और फिर से आईसीआईसी बैंक है। एसबीआई और दूसरे नेशनलाइज बैंक को हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। उसके बाद रूरल कोऑपरेटिव है एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बैंकिंग में हम यूज करते हैं, दैट इज एनपीए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। से मेरे पास कोई एसेट है और उससे मुझे कुछ इनकम ही नहीं हो रहा है, तो वो मेरा एसेट नहीं होगा, वो मेरा लाइबिलिटी हो जाएगा। तो एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस समझना, एसेट में हमें गेन होता है, लाइबिलिटी में हमें नुकसान होता है। सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसको शॉर्ट में एनपीए कहते हैं। स्ट्रेस एसेट होता है बैंकिंग सिस्टम में, और स्ट्रेस एसेट को हम 3 वे में डिवाइड करते हैं। एक हमारा है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दूसरा है रीस्ट्रक्चर लोन, एंड थर्ड है रिटर्न ऑफ एसेट। अब ये तीनों क्या है मैं आपको बताता हूं। से मैंने एक बैंक से लोन लिया और 90 डे तक मैं बैंक को कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा हूं, बैंक को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा हूं, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे नहीं कर रहा हूं, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मींस 90 डेज का यहाँ पे कट ऑफ पीरियड है। सो लोन हुज इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट or principal have remained overdue for the period of 90 days, तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। बैंक हैज गिवन लोन बट अब बैंक को कुछ भी गेन नहीं हो रहा है। रीस्ट्रक्चर एसेट, मैंने बैंक से लोन लिया, से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मुझे लोन दिया एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एंड लोन को मुझे पे करना है 10 ईयर में, और लोन को मैंने लिया है 2010 में, तो मुझे 2020 में इसको रीपे करना पड़ेगा।
अब मैं एसबीआई को अप्रोच करता हूँ, मैं कहता हूँ कि सर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने निगोशिएट किया था एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन, आई एम अनेबल टू पे, अब आप इसको क्या करो, कम करो। तो एसबीआई क्या करेगा, इसको कम करके 6% कर देगा, क्योंकि वो सोचेगा कि अगर ये लोन रीपे ही नहीं कर पाएगा तो मुझे तो नुकसान होगा, तो उसने कम कर दिया। मैं एसबीआई को कहूंगा कि सर 10 ईयर मैंने आपसे टाइम लिया था लोन को पे करने का, आई विल बी नॉट बी एबल टू पे इन 10 ईयर, आप इस टेन्योर को इंक्रीज करके से 15 ईयर करो। तो लोन हम जब ले लेते हैं और उसके बाद हम उसमें कुछ चेंजेस करते हैं सो दैट जिसने लोन लिया है, जो डेप्टर है, उसको कुछ बेनिफिट हो और वो लोन को जल्दी से जल्दी रिटर्न कर पाए, तो इसको रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। सो रीस्ट्रक्चरिंग लोन का मतलब होता है, सो रीस्ट्रक्चर एसेट और लोन आर डेट एसेट विच गॉट एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड, रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट, कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ लोन इनटू इक्विटी। इसका मतलब क्या है कि मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 100 करोड़ का लोन लिया और मैं एसबीआई को कहूंगा कि सर मैं आपको लोन तो रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ, एक काम करो, मेरी एक कंपनी है, उसका मैं 10% शेयर आपको देता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शेयर देता हूँ, तो लोन को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। मैं एसबीआई को कहूंगा कि सर मैंने आपसे लोन लिया, मुझे बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, एक काम करो 10 करोड़ का और आप मुझे लोन दे दो, सो दैट मैं अपने कंपनी को फिर से प्रॉफिट में लेके आऊं और आपको मैं लोन रिटर्न कर पाऊं। सो रीस्ट्रक्चर लोन मींस लोन जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे लिया था उसके अंदर कुछ चेंजेस हमने किया। उसके बाद रिटर्न ऑफ एसेट है, बैंक से मैंने लोन लिया, मेरा बिजनेस लॉस में चल रहा है, मेरे पास कुछ एसेट ही नहीं है, तो बैंक ने अब ये डिसाइड कर लिया कि इससे तो लोन वापस मिलने वाला नहीं है, इसके लोन को कंप्लीटली माफ कर देते हैं, इसके लोन को कंप्लीटली राइट ऑफ कर देते हैं। जैसे 2008 में 70,000 करोड़ का फार्मर लोन रिटर्न ऑफ हो गया था, फार्मर के लोन को माफ कर दिया गया था। 2011 में होम लोन के ऊपर इंस्टॉलमेंट माफ कर दिया गया था। तो रिटर्न ऑफ एसेट बैंक कंप्लीटली अपने अकाउंट से निकाल देती है और अब ये हम इसको काउंट नहीं करेंगे। सो रिटर्न ऑफ एसेट आर दोस बैंक और लेंडर डजंट काउंट मनी borrowers owe to it, means borrower अब मनी दे नहीं पाएगा अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, तो बेटर है इसको हम भूल जाते हैं। एनपीए का कुछ और डेफिनेशन हमने तो एक कंटेक्स्ट में देखा, दूसरा है अगर कोई ओवरड्राफ्ट होता है, कैश क्रेडिट अकाउंट होता है। ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या है, जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसके पास 10 लाख रुपीस है, लेकिन आज उसको 15 लाख रुपीस का रिक्वायरमेंट है अपने रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए, सो दैट मैन्युफैक्चरिंग कर पाएगा। तो उसका क्या होता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है, मींस जितना उसके बैंक में मनी है उससे ज्यादा भी कुछ मनी को विड्रॉ कर सकता है। तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है, मींस इसको हम बहुत दिनों से यूज नहीं कर रहे हैं, तो भी एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद किसी बिल को 90 डेज तक हम पे नहीं करते हैं तो भी ये एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, जैसे पोटैटो है, राइस है, व्हीट है, 2 क्रॉपिंग सीजन तक हम उसका लोन पे नहीं करते हैं तो भी ये एनपीए हो जाएगा। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है लाइक शुगर केन, उसका 1 क्रॉपिंग सीजन तक हम लोन पे नहीं करते हैं तो एनपीए हो जाएगा। सो एनपीए 90 डेज तक हम किसी लोन के इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट को पे नहीं कर पाते हैं। एग्रीकल्चर के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को 2 क्रॉपिंग सीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप को 1 क्रॉपिंग सीजन, ओवरड्राफ्ट अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर हम रखते हैं, 90 डेज तक किसी बिल को हम पे नहीं करते हैं, तो ये सारा एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। एनपीए को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं। हमने देखा था कि स्ट्रेस एसेट को हमने एनपीए में, रीस्ट्रक्चर एसेट एंड रिटर्न ऑफ एसेट में डिवाइड किया था। अब एनपीए को फर्दर डिवाइड करते हैं। एक है सब स्टैंडर्ड एसेट, इसका मतलब है एन एसेट विच रिमेन एनपीए फॉर 12 मंथ के लिए वो एनपीए है, तो उसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। 12 मंथ से अबोव वो अगर एनपीए है तो उसको हम डाउटफुल एसेट कहेंगे। लॉस एसेट, आरबीआई कहेगा कि अब इसमें से पैसे आने के कोई भी चांसेस नहीं है, तो उसको हम लॉस एसेट कहेंगे। सो एनपीए सब स्टैंडर्ड एसेट टिल 12 मंथ एनपीए है,
डाउटफुल एसेट 12 मंथ के बाद भी एनपीए है, और लॉस एसेट आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने क्लासिफाई कर दिया कि यहाँ से पैसे आने के चांसेस है ही नहीं। सही, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमेशा ऐसा नहीं होता है कि उसके फिर रिकवर करने के चांसेस नहीं है। जैसे आज मैंने बैंक से लोन लिया है, मैं बैंक को रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एनपीए हो गया, बट दिस डजंट मीन कि मैं फ्यूचर में कभी प्रॉफिटेबल ही नहीं होऊंगा। हो सकता है कि मैं फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, बैंक को सारा का सारा लोन रिटर्न कर दूं, पॉसिबल है। लेकिन जब लॉस एसेट हो जाता है तो बैंक सारा का सारा होप लूज कर जाता है कि अब यहाँ से कोई मनी आ ही नहीं सकता, और बोरोवर को इससे फायदा हो जाएगा। तो बहुत सारे बिजनेस हाउस वो ट्रिक क्या प्ले करते हैं कि बैंक से वो बहुत सारा लोन ले लेते हैं और फिर वो शो करते हैं कि उनका बिजनेस लॉस में जा रहा है, और फिर बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट उनके लोन को लॉस एसेट की तरह क्लासिफाई कर देता है, और अब उनको लोन देने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे भी वो बच जाते हैं। तो कुछ बिजनेसमैन ऐसे मिसचीफ करते हैं। उसके बाद आया पूरा एनपीए देखते हैं इंडिया का। सो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को, अगर मैं प्राइवेट बैंक का मैं एनपीए देखूं, सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक का, तो 6,09,129 करोड़ है, और प्राइवेट बैंक्स का देखें तो 1,88,191 करोड़ है। तो समवेयर अराउंड अप्रोक्सीमेटली 8 लाख का हमारे पास एनपीए अभी इंडियन बैंकिंग सिस्टम में है। हमें कैसे भी करके इसको मिनिमाइज करना चाहिए, अदरवाइज ये कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए नेगेटिवली वर्क करेगा। उसके बाद आता है एमसीएलआर। एनपीए में कुछ डाउट है तो आप पूछो, फिर एमसीएलआर देखते हैं। सर यस सर, बैंक करप्ट भी उसी को बोलते हैं, एनपीए को। किसको? बैंक करप्ट? बैंक करप्ट हो गया नहीं कहते? हाँ, बैंकरप्ट तो ये हो गया कि जैसे कि मैंने मनी लिया है किसी बैंक से, मतलब लोन लिया है, और अब मैं लोन को रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, मेरे पास कुछ भी एसेट नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि ये बैंकरप्ट हो गया। अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं है देने के लिए, तो वो बैंकरप्ट होता है। उसको हिंदी में कहते हैं इसका दिवालिया निकल गया, तो दिस इज बैंकरप्सी। और सर उनको फिर लोन फिर से मिल नहीं सकता ना कोई भी बैंक से, अगर वो बैंक करप्ट है या एनपीओ है? नहीं, अब अगेन वो डिपेंड करता है कि जैसे कि बैंकरप्ट कभी कभी कोई हो जाता है और उसके बाद से फ्यूचर में वो वर्क करे, और वर्क करने के बाद वो फिर से अपने बिजनेस को खड़ा कर दे, तो तब तो उसको लोन मिल ही जाएगा। वो डिपेंड करता है बैंकरप्ट किस कंडीशन में हुआ। जैसे अभी आप देखो, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारा इकोनॉमिक नुकसान हुआ। अभी अगर मैं बैंकरप्ट होता हूँ तो गवर्नमेंट लिबरल होगा मेरे अगेंस्ट, लेकिन जब इकोनॉमी बूम कर रहा है और जानबूझ के मैं बैंकरप्ट हो गया, तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, विलफुल डिफॉल्टर। तो जानबूझ के मैं बैंकरप्ट हो गया, देन इट इज अ प्रॉब्लमेटिक। तो बैंकरप्सी की कंडीशन को देखते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर यस। सर, जैसे बैंक लोन्स को राइट ऑफ कर देता है, हाँ, तो कुछ तो एक्शन लेता ही होगा उस अकाउंट के अगेंस्ट, जैसे ब्लॉक कर देना अकाउंट को या कुछ ऐसा कर देना। कर देता होगा, पर इसमें देखो कैसा होता है कि अगर आपने बैंक से 1 लाख 2 लाख रुपीस लोन लिया है, जो स्मॉल लेंडर होते हैं, बैंक उनको लेके बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बट जो बिग बिजनेसेस होते हैं उनको लेके बैंक उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, और वहां पे नेक्सस है गवर्नमेंट ऑफिसर के बीच में, बैंकर्स के बीच में, बिजनेसमैन के बीच में। तो वहां पे क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, विजय माल्या का केस बताता हूँ। विजय माल्या का 2 कंपनी थी, एक यूबी ग्रुप जो अल्कोहल बनाती है, यूनाइटेड बिवरेजेस, और दूसरा है किंगफिशर एयरलाइंस। तो किंगफिशर के एयरलाइन भी था, किंगफिशर का रिजॉर्ट भी था। तो विजय माल्या ने बैंक से लोन लिया, और ये लोन था समवेयर अराउंड 9,000 करोड़ का लोन था। टोटल 18 बैंक से इन्होंने 9,000 करोड़ का लोन लिया ऑन द नेम ऑफ किंगफिशर। किंगफिशर लॉस में गया, उसके बाद किंगफिशर एयरलाइंस को इनको बंद करना पड़ा, और इन्होंने अपने आप को कहा कि मेरा किंगफिशर एयरलाइन पूरा लॉस में चल रहा है, मेरे पास कुछ एसेट ही नहीं है, तो आई कैन नॉट रिटर्न लोन। तो उसके बाद बैंक ने कहा तो आप अपने यूबी ग्रुप से
हमें पैसे दो, वहां तो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वहां से पैसे निकाल के और आप हमें दो। तो फिर ये कोर्ट में गए विजय माल्या और इन्होंने कहा कि यूबी ग्रुप के सेट ऑफ डायरेक्टर अलग हैं, सेट ऑफ शेयर होल्डर्स अलग हैं, मैं वहां से कैसे पैसे निकाल के किंगफिशर को दे सकता हूं। तो अभी इसको लेके डिस्प्यूट चल रहा है। तो किंगफिशर एयरलाइंस पूरा खत्म हो गया, बट विजय माल्या का यूबी ग्रुप प्रॉस्परस है, इसको दूसरे बैंक से अभी भी लोन मिल रहा है और ये कंपनी चल रहा है। तो ये एक बहुत ही लीगल, इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन आते हैं कि आपने बैंक से लोन लिया, रिटर्न क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या एक कंपनी आपका लॉस में गया तो क्या दूसरी कंपनी से कॉम्पनसेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये एक नेक्सस है पूरा। ओके सर। यप। कुछ और डाउट किसी को? सर एनपीएस को रिकवर करने के लिए बैड बैंक्स का कुछ निकाला था ना? हाँ, बैड बैंक लेके आ सकते हैं। तो बैड बैंक क्या होता है, जैसे एसबीआई ने मुझे लोन दिया और 100 करोड़ का मुझे लोन दिया, मैं एसबीआई को रिटर्न ही नहीं कर रहा हूँ, तो अब एसबीआई क्या करेगी, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को क्रिएट करेगी और उसको कहेगी कि मेरे पास जो एनपीए है, मिस्टर ए ने मुझसे लोन लिया है 100 करोड़ का, मैं आपको 85 करोड़ में सेल कहता हूं और आप ए के पास जाओ और उसको मारो पीटो जो भी करना है, जितने में आपको जितना आपको रिकवर करना है आप कर लो। तो इसको हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं या इसको बैड लोन कहते हैं। सॉरी बैड बैंक कहते हैं, सॉरी बैड बैंक कहते हैं। तो सर ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो जो स्मॉल बैंक्स होती है वही होती है ना सर? हाँ, स्मॉल बैंक भी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल कंपनी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके सर। जैसे श्रीराम फाइनेंस है, वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, या फिर मैं बताता हूँ ना, और भी ऐसे बहुत सारे हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। ओके, तो सर मतलब ये लोग एक रिकवरी एजेंट्स वगैरह हायर करते हैं ऐसा? हाँ, कैसे ये लोग क्या करते हैं कि बैंक से बैड लोन को खरीद लेते हैं और फिर उसको मार्केट से रिकवर करते हैं। अब इन्होंने 100 करोड़ के बैड लोन को 50 करोड़ में खरीदा, अब ये 60 करोड़ भी रिकवर कर पाते हैं तो इनको तो बेनिफिट है। बैंक का भी हेडेक खत्म हो गया कि हमको जो लोन रिकवर करना था वो जरूरत नहीं है, अब ये लोग रिकवर करेंगे। ओके सर। ओके, तो आई थिंक क्लियर है। अब नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं, डेट इज MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। से एक्सिस बैंक है, मैं उसके पास लोन लेने के लिए जाता हूं, मैं कहता हूं कि मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए, आप कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे? तो एक्सिस बैंक कहेगा कि हम आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे। मैं कहूंगा कि सर क्या बात कर रहे हो, इतना महंगा आप लोन दे रहे हो, मैं तो आपसे लूंगा नहीं। मैंने HDFC बैंक से पूछा था और वो मुझे 100 करोड़ का लोन 6% पे ऑफर कर रहा है। तो एक्सिस बैंक कहेगा कि ठीक है, तो हम आपको 5% पे ऑफर करेंगे। मैं फिर से HDFC के पास जाऊंगा, वो कहेगा कि मैं 4% पे ऑफर कर रहा हूं। तो जब बैंक के बीच में लोन देने के लिए कंपटीशन होता है तो वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं और एक टाइम पे ऐसा आ जाता है कि बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को इतना कम कर देता है कि बैंक लॉस बियर करके भी लोन देता है, लॉस बियर करके भी बैंक लोन देता है। तो बैंक के लिए बेंचमार्क रेट क्या होना चाहिए, कि फ्लोर रेट क्या होना चाहिए, कि इससे नीचे बैंक को अपना इंटरेस्ट रेट कम करना ही नहीं है लोन देने के लिए। तो पहले था बेस रेट, फ्लोर रेट था, बेंचमार्क रेट था, इसके नीचे बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर सकती है लोन देने के लिए, वट एवर मे बी द कंडीशन। अब 2016 से हमने चेंज करके MCLR लेके आ गए। MCLR का फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। ये क्या कहता है, इट रेफर टू मिनिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ ए बैंक बिलो विच इट कैन नॉट लेंड एक्सेप्ट इन सम केसेस लाइक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, और इन केस ऑफ सम इमरजेंसी विच इज अलाउड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। MCLR को 4 तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेशन। एक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड मीन्स बैंक कस्टमर से मनी लेती है और मनी को लोन देती है बिजनेसमैन को।
तो कस्टमर को वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है, जिससे कस्टमर को अगर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है तो जब वो लोन देगी तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, इट विल टेक सम प्रॉफिट। दूसरा टेनोर प्रीमियम, जैसे बैंक ने किसी को 1 साल के लिए लोन दिया, वो लोन रिटर्न कर देगा, बट बैंक ने किसी को 20 साल के लिए लोन दिया, हो सकता है उसका डेथ हो गया, उसका बिजनेस पूरा कोलैप्स हो गया, तो जितना लंबा टेन्योर होता है उतना रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इंक्रीज होता है। अगर 2 साल के लिए मैंने लोन लिया है तो 10% चांसेस है मैं डिफॉल्ट कर दूंगा, अगर 20 साल के लिए मैंने लोन लिया है तो 60% चांसेस है मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा। तो से 10 लोगों ने 20 साल के लिए लोन लिया है, उसमें से 5 लोग ही रिटर्न कर पाते हैं, तो उसको भी हम काउंट करते हैं कि जितना बैंक को लॉस होगा वो भी काउंट करेगा। बैंक का ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, बैंक का रेंट क्या है, बैंक अपने स्टाफ को सैलरी कितना दे रहा है, बैंक का आईटी सिस्टम, बैंक का ट्रांसपोर्ट, बैंक का इंटरनेट, ओवरऑल मैनेजमेंट कॉस्ट, सो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ बैंक, और कैश रिजर्व रेशियो कितना है। हमने आगे देखा था हमारे पास 2 रिजर्व रेशियो है, एक कैश रिजर्व है और एक एसएलआर है। से बैंक के पास 100 रुपीज मनी आता है और बैंक को इसमें से 20 रुपीज सीआरआर रखना है, तो बैंक अब कितने मनी को लेंड कर सकता है, 80 रुपीज को ही लेंड कर सकता है। सीआरआर इंक्रीज करके हमने 40 रुपीज कर दिया, तो अब बैंक को 60 रुपीज लेंड करना है। जितना ज्यादा सीआरआर इंक्रीज होगा बैंक उतना ही कम से कम मनी लेंड कर पाएगी। तो एमसीएलआर में ये 4 चीजों को हम काउंट करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, टेनोर प्रीमियम, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड कैश रिजर्व रेशियो। नाउ बेस रेट को जब हम कैलकुलेट करते थे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लेते थे, तो एमसीएलआर में भी 3rd and 4th कंपोनेंट सेम है, जस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड कंपोनेंट चेंज हुआ। तो फर्स्ट कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ फंड। कॉस्ट ऑफ फंड मींस फंड एक्वायर करने के लिए बैंक को कितना मनी स्पेंड करना पड़ता है, और एमसीएलआर में है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, मींस मिनिमम कॉस्ट ऑफ फंड, मनी को एक्वायर करने के लिए मिनिमम कितना स्पेंड करना पड़ता है, नॉट टोटल, मिनिमम। यहाँ पे मार्जिन, दैट इज द प्रॉफिट मार्जिन, तो यहाँ पे हमने रखा है टेनोर प्रीमियम, बैंक का रिस्क कवर भी करता है। सो एमसीएलआर 2016 अप्रैल से हम उसको यूज करते हैं लेंडिंग रेट के बेंचमार्क की तरह, अर्लियर वी वर यूजिंग बेस रेट। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड क्या है, व्हाट बैंक इज पेइंग टू इट्स डिपॉजिटर। से बैंक अपने डिपॉजिटर को 4% पे कर रहा है तो वो लोन देगा 6% पे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द बैंक, सीआरआर, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ड्यू टू सीआरआर, हायर सीआरआर होगा, एमसीएलआर भी हायर होगा। अब ये कैसे, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। बैंक के पास 100 रुपीज आया, उसमें से 20% सीआरआर है, तो बैंक के पास बचा 80 रुपीज। बैंक का टारगेट है उसको 120 रुपीज ऑन करना है, तो 80 रुपीज बैंक के पास है लेंडिंग करने के लिए, इसको ये 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, तो 1.5 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बैंक के पास आ गया 120 रुपीज, 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब से सीआरआर इंक्रीज करके 40% कर दिया, सो नाउ बैंक इज लेफ्ट विथ 60 रुपीज, 100 माइनस 40 60 रुपीज। 60 रुपीज को ये 100% पे लेंड करेगा, डेट इज 60 मल्टीप्लाई बाई 2, तब ये 120 होता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 50%, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 100%। सो हायर द सीआरआर, लेस मनी विल बी अवेलेबल विथ बैंक फॉर लेंडिंग, and because of which the interest rate will be higher, MCLR rate higher होगा। Then we have tenor premium। tenor premium means जितना ज़्यादा लोन का tenure होता है उतना ज़्यादा रिस्क होता है डिफॉल्ट का, सो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट को भी काउंट करते हैं यहाँ पे। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, ऑपरेटिंग कॉस्ट, सीआरआर एट टेनर प्रीमियम, इन चारों को काउंट करते हैं MCLR कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बैंक्स इंडिया में रजिस्टर्ड है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई उसको रेगुलेट करता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं आता है बट कंपनीज एक्ट के अंदर आता है,
1956, और इसको भी आरबीआई रेगुलेट करता है अंडर सम टाइप ऑफ एनबीएफसी। कुछ को एलआईसी कुछ को इरडा रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, कुछ को सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका फंक्शन है बिजनेस ऑफ लोन एंड एडवांसेस, एक्वाइजेशन ऑफ शेयर, stock, bond, debenture, security. It does not include any institution whose principal business is agriculture, industrial, purchase and sale of any good, and providing any service and sale, purchase, construction of immovable property, like real estate में associated है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बैंक से कैसे डिफरेंट है? ये डिमांड डिपॉजिट इशू नहीं कर सकता। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि से मेरे पास अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और मुझे अपने अकाउंट से 5,000 रुपीज विड्रॉ करना है, तो मैंने चेक इशू किया और मैं मनी विड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये डिमांड डिपॉजिट हम इसको कहते हैं। इट इज नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, तो चेक को इशू नहीं कर सकते हैं हम। और डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी इनके से बैंक में आपका मनी लॉस हो गया, लाइक मैंने बैंक में 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किया है, बैंक कोलैप्स कर गया, तो फिर मेरा मनी वापस मुझे मिलेगा, तो उसको डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी कहते हैं। इट बेसिकली कवर रिस्क फॉर द डिपॉजिटर। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में ऐसा कोई रिस्क कवरेज नहीं होता। एग्जाम्पल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, लोन कंपनी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, एटसेट्रा। ये सारा एग्जाम्पल है एनबीएफसी का। नाउ कैपिटल एंड सिक्योरिटी मार्केट। कैपिटल एंड सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है? जहां पे हम शेयर का, डिबेंचर का, उसका हम ट्रेडिंग करते हैं, उसको हम सिक्योरिटी मार्केट कहते हैं। सिक्योरिटी मार्केट 2 टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। जैसे एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसने फर्स्ट टाइम मार्केट में अपना शेयर निकाला, तो उसको हम कहते हैं IPO। शेयर कहना भी राइट नहीं होगा, IPO डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, बट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसको कह रहा हूं। तो IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है तो वो IPO रिलीज करता है। तो XYZ ने IPO रिलीज किया और उसको मिस्टर A परचेज कर लेता है। ये हो गया प्राइमरी मार्केट, क्योंकि डायरेक्टली मैंने कंपनी से परचेज किया। दूसरा है मिस्टर A के पास कुछ शेयर हैं और मिस्टर A मिस्टर B को सेल कर रहा है, तो ये एग्जांपल है सेकेंडरी मार्केट का। तो मिस्टर बी डायरेक्टली XYZ लिमिटेड से परचेज नहीं कर रहा है, बट वो मिस्टर ए से परचेज कर रहा है, हु इज इन्वेस्टर। सो कंपनी है, कंपनी से डायरेक्टली मैं एसेट को परचेज करता हूं, प्राइमरी मार्केट है। इन्वेस्टर जब एसेट को सेल करता है तो वो हो गया सेकेंडरी मार्केट। अभी मार्केट में कौन से टाइप के इशू हैं? तो एक है पब्लिक इशू इक्विटी, दूसरा है राइट इशू इक्विटी एंड थर्ड है टोटल पब्लिक इशू। तो अभी हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इसको रिज्यूम करते हैं। ओके, तो हम रिज्यूम करते हैं अपने सेशन को। सो इंडिया में सबसे ज्यादा हम राइट इशू करते हैं। सो यहाँ पे देखो कि 60,000 का हमने राइट इशू किया है, 60,000 करोड़ का, एंड पब्लिक इशू इक्विटी 31,000 का, और टोटल हमारा 91 है, विच मीन्स यू कैन से 2/3 हम राइट इशू करते हैं। अब ये है क्या? डेप्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स किसी को आप मनी रिटर्न कर रहे हैं, किसी को आप मनी दे रहे हैं और वो आपको कुछ सिक्योरिटी दे रहा है, तो ये डेप्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, एक डेप्ट होता है और एक इक्विटी होता है। दोनों के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताऊं ये कैसे वर्क करता है। दिस इज डेप्ट एंड दिस इज इक्विटी। से मैंने किसी को 100 करोड़ दिया, 100 करोड़ दिया,
और उसको मैंने कहा कि तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, तुम्हारा बिजनेस लॉस में चल रहा है, आई एम नॉट बॉदर अबाउट दैट थिंग, और मुझे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तुमको लोन रिटर्न करना है, तो 105 करोड़ तुमको रिटर्न करना है। सो डेब्ट में फिक्स रिटर्न होता है और इसके अंदर लो रिस्क होता है। आई एम सेइंग लो रिस्क। कोई भी ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता जहां पे रिस्क नहीं होता। देयर इज अ रिस्क ओनली कि रिस्क कम होगा या ज्यादा होगा। इक्विटी में मैं 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूं, अगर तुम्हारा बिजनेस प्रॉफिट में आएगा तो जितना प्रॉफिट में होगा उसका प्रोपोर्शनेट मुझे देना पड़ेगा। से अगर तुम्हारे बिजनेस में 50% का प्रॉफिट होगा, आई विल गेट 150 करोड़। अगर बिजनेस में लॉस होगा तो आई हैव टू बियर लॉस। से बिजनेस में लॉस हुआ 30% का, अब मुझे जस्ट 70 करोड़ ही मिलेगा। तो इक्विटी में हाई गेन होता है बट हाई रिस्क भी होता है। सो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जहां पे फिक्स रिटर्न मिलता है, और इक्विटी में जहां पे प्रॉफिट लॉस के प्रोपोर्शनेट रिटर्न मिलता है। जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, आप में से कोई अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता होगा तो उसको पता होगा, एक होता है हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। सो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 60% डेब्ट में करो, 40% इक्विटी में करो, और दैट प्रोपोर्शन कैन चेंज। पब्लिक इशू क्या होता है, हम न्यू इन्वेस्टर को शेयर सेल कर रहे हैं कि मेरी एक कंपनी है, मैं अपने कंपनी से अभी शेयर उसके मार्केट में रिलीज कर रहा हूं, तो मैं न्यू इन्वेस्टर को सेल करूंगा। राइट इशू, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं हम उसी को सेल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ओएनजीसी का शेयर, ओएनजीसी का 40% शेयर मेरे पास है। अब ओएनजीसी मार्केट में जो भी नया शेयर रिलीज करेगी तो उसका 40% मुझे ही मिलेगा, तो इसको हम राइट इशू कहते हैं। सो पब्लिक इशू सेलिंग टू न्यू इन्वेस्टर, राइट इशू सेलिंग टू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग। प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, डायरेक्टली प्राइवेट इन्वेस्टर को हम सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल ओएनजीसी अपना नया शेयर लेके आ रहा है, तो इसको ये ओपन मार्केट में नहीं रखेगा। ओएनजीसी कहेगा कि मुझे सबको सेल नहीं करना है, मुझे से सिर्फ टाटा को सेल करना है, तो वो सिलेक्टेड पर्सन को अपने शेयर सेल कर सकता है। तो पब्लिक इशू ओपन फॉर एनीवन, राइट इशू ओनली फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी डिसाइड करेगा कि उसको किसको सेल करना है। उसके बाद QIP अलॉटमेंट होता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, और इसके थ्रू मार्केट में मनी रेज करते हैं। तो QIP अलॉटमेंट इंडिया में 64,000 करोड़ का हुआ है आउट ऑफ टोटल 91,000, सो ऑलमोस्ट 70%। ये क्या है इसको समझते हैं। QIP मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। लिस्टेड कंपनी मार्केट से मनी रेज कर सकता है। सो QIP मतलब जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर हैं वही इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। नॉट एवरीवन कैन इन्वेस्ट, फ्यू सिलेक्टेड पीपल कैन इन्वेस्ट। तो QIP इज अ वे ऑफ लिस्टेड कंपनी to raise capital without having to submit legal paperwork to market regulator. अब यहाँ पे market regulator कौन है? That is SEBI, Security and Exchange Board of India. Only few people जिनको हम qualified institutional buyer की तरह categorize करते हैं, they can only invest in qualified institutional placement. इसका example है scheduled commercial bank, mutual fund, foreign institutional investor, multilateral and bilateral development financial institution, state industrial development corporation, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ये सब QIB में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है, यहाँ पे जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ये लोग एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं और उसमें कहते हैं कि हमें जो अपने कंपनी का जो शेयर है
वो हमें किसको सेल करना चाहिए, क्या ओपन मार्केट में सेल करना चाहिए या किसी सिलेक्टेड पर्सन को सेल करना चाहिए या आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तब होगा जब 3/4 ऑफ शेयर होल्डर्स अग्री हो जाएंगे, तब अगर होगा। देन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास इस तरीके से होता है, एक है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में एसेट में इन्वेस्ट करता है, एफआईआई इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंडिया के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। से इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसके वजह से शेयर मार्केट डाउन हो गया, या फिर इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिक डाउन हो गया, तो ये लोग अपने मनी को निकाल लेते हैं। तो एफआईआई का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है और इसको हम कहते हैं हॉट मनी, क्योंकि बहुत जल्दी अपने मनी को पुल कर सकते हैं। एफडीआई इंडिया में आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी है, फिलिप्स कंपनी है, वो इंडिया में आके अपना कंपनी सेटअप करेगी, मशीनरी को लेके आएगी, लैंड को लीज पे लेगी, लेबर्स को एम्प्लॉय करेगी, तो रातों रात वो इंडिया छोड़ के नहीं जा सकती। तो ये इंडिया में अपना बेस बनाते हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन ये दोनों जो इन्वेस्टर होते हैं वो लार्ज इन्वेस्टर होते हैं। तो एक स्मॉल इन्वेस्टर का ग्रुपिंग है, उसको हम कहते हैं एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये स्मॉल इन्वेस्टर का ग्रुपिंग है। तो जो लोग इंडिया में नहीं रहते हैं, वो जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम एफपीआई कहते हैं। जो एनआरआई हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, वो एफपीआई में नहीं आते हैं। एनआरआई जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं रेमिटेंस कहते हैं, क्योंकि ये तो हमारे लोग ही हैं, उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया। तो कोई फॉरेन सिटीजन इंडिया में इन्वेस्ट करता है, उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कहते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है? एफआईआई। ये कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और ये इंडिया में लार्ज मनी को इन्वेस्ट करता है, एफआईआई। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, ये छोटा इन्वेस्टर है जो कम मनी इंडिया में इन्वेस्ट करता है। तो इंडिविजुअल, ग्रुप और एसोसिएशन विच इज रेसिडेंट इन फॉरेन कंट्री, और ये FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंप्लायंट होता है। अब उसके बाद एक कंसेप्ट आता है नेटिंग का। नेटिंग मतलब से पर्सन ए एंड पर्सन बी, इन दोनों के बीच में कुछ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। पर्सन ए बी को लोन दे रहा है और बी के कंपनी में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ए परचेज कर रहा है। तो ये इन दोनों के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बैलेंस आउट कर लेते हैं, तो उसको नेटिंग कहते हैं। तो क्योंकि ये दो लोगों के बीच में हो रहा है तो इसको बायलैटरल नेटिंग कहते हैं। It enabled two counterparty in financial contract to offset claim against each other and to determine single net payment obligation due from one counterparty to another. एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि कोई बैंक है, उसने लोन दिया बी को, बी कंप्यूटर बना रहा है और जितना भी उसने कंप्यूटर बनाया है तो ए मैक्सिमम कंप्यूटर परचेज करेगा अपने बैंक में इंस्टॉल करने के लिए। तो ए ने 100 करोड़ का लोन दिया, 50 करोड़ का कंप्यूटर उसने बी से परचेज किया, तो अब बी को एक्स्ट्रा 50 करोड़ ही लोन रिटर्न करना पड़ेगा। मल्टीलेटरल नेटिंग, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ए बी सी डी, और इनके बीच में इस तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है ताकि एक दूसरे के क्लेम को ये ऑफसेट कर लेते हैं। क्लोज्ड आउट नेटिंग, इट इनेबल नॉन डिफॉल्टिंग काउंटर पार्टी टू प्रीमेच्योरली टर्मिनेट फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, एंड फिर जो अमाउंट बचा है वो अमाउंट उसको दे देगा। वो कहेगा कि मुझे आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना है, नाउ आई एम टर्मिनेटिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, और जो भी लोन बचा है मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है एंड बसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है। ये रेगुलेट करता है सिक्योरिटी मार्केट को, वर्ल्ड वाइड रेगुलेट करता है। यूएस
यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, मलेशिया, इनके पास लीगल प्रोविजन है नेटिंग के अरेंजमेंट के लिए. नेटिंग मीन्स ऑफसेटिंग इन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट. उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है तो ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और ये वर्क करेगा टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट. उसके लिए ये वर्क करेगा. देन बसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है. तो इसका बेसिक पर्पस है कि सेंट्रल बैंक को ये एडवाइस करता है रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल कॉपरेशन इन दिस टू एरिया, एंड टू एक्ट एज अ बैंक फॉर सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक मीन्स जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएस में फेडरल रिजर्व है, तो वो इसको सेंट्रल बैंक कहते हैं. 1930 में इसको स्टैब्लिश किया था. 62 सेंट्रल बैंक इसके अंदर हैं और 95% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है. बसल स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है और 2 इसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस हैं. वन इज इन हांगकांग एंड अनदर इज इन मैक्सिको. उसके बाद इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस के लिए 2 टर्म हम यूज करते हैं. एक है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन. इंश्योरेंस 2 टाइप का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है और दूसरा नॉन लाइफ होता है. लाइफ इंश्योरेंस जैसे कि मैंने अपना इंश्योरेंस कराया और इन केस मेरा डेथ हो गया तो मेरे जो डिपेंडेंट हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, तो ये लाइफ इंश्योरेंस हो गया. नॉन लाइफ इंश्योरेंस कार का इंश्योरेंस, शॉप का इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस हुआ. तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज मेजर्ड एज परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी. इसको इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कहते हैं. तो अभी इंडिया में 0.94% है. सो 0.94% ऑफ आवर जीडीपी हम इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं. यूएस में इट इज 20 टाइम हायर देन इंडिया, दैट इज 19%. इंश्योरेंस डेंसिटी रेशियो ऑफ प्रीमियम टू आवर पॉपुलेशन, तो इंडिया में है दैट इज 2.82. सॉरी, एक मिनट. ओके, ये रहा, सॉरी है, ये मैंने नॉन लाइफ का कहा. इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में है 2.82 एंड इंश्योरेंस डेंसिटी इंडिया में है दैट इज 58% फॉर लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी माय मिस्टेक, और ये है नॉन लाइफ इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी, एंड इंश्योरेंस डेंसिटी, ratio of premium to our population. So this is all about chapter number 4 of economic survey. कुछ डाउट है then you can ask. फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं.